सर्विसिंग के काफ़ी इश्यूज़ हैं। डिस्क प्लेट जो है वो रस्ट हो चुकी है और कंपनी वारंटी में भी उसको नहीं कंसिडर कर रही है, बोल रही है कि आपका ही फॉल्ट है। तो मेरी बाइक 3-4 दिन खड़ी रहती है, उसके बाद 3-4 दिन में एक बार चलती है, उसका मतलब ये थोड़ी इसके अंदर रस्ट आ जाएगा। तो मुझे जो इस बाइक की बेस्ट चीज़ें लगती हैं, जो हाईलाइट्स है मेरे हिसाब से, वो है कि इसका, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर्विस के बाद बाइक में क्या कोई फ़र्क आया है। तो यार आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि स्पीड 400 कैसी है। जो लोग इस बाइक को कंसिडर कर रहे हैं उनके दिमाग में ट्रायम्फ की स्पीड 400 भी होगी। अगर आप लुक्स की बात करेंगे तो साइड बाय साइड अगर आप ट्रायम्फ की स्पीड 400 या स्क्रैम्बलर को, दोनों में से, लेकिन मैंने क्यों ट्रायम्फ की 400 स्क्रैम्बलर 400 नहीं ली, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाइब्रेशन इसमें आपको कहाँ फील होती है। वो जी वापस हम आ गए हैं उसी पेट्रोल पंप पे जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था। फिर से डलवाते हैं पेट्रोल और फिर करते हैं माइलेज का कैलकुलेशन। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बाइक बहुत ही शानदार लग रही है और पहली सर्विस हो चुकी है, बाइक चल चुकी है 650 किलोमीटर। तो मैंने सोचा कि अब सिटी के अंदर माइलेज की वीडियो बनाते हैं। बाइक में से मैंने ये साड़ी गार्ड यहाँ पे था जो मैंने हटा दिया है। थोड़ा सा लुक को, मतलब लुक के हिसाब से वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अगर आपके घर में, अगर आपकी फैमिली में कोई फीमेल जो साड़ी या सूट पहनते हैं, अगर वो पीछे बैठते हैं तो आप ये ना हटाइए। मेरे साथ पीछे वैसे जनरली कोई फीमेल वगैरह नहीं बैठती हैं, तो इसलिए मेरे को साड़ी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। और बाइक का लुक जो है वो अच्छा लग रहा है बिना साड़ी गार्ड के। 160 सेक्शन का जो टायर है वो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, देखो यहाँ पे साड़ी गार्ड हटाने के बाद। और ये लग गए हैं बार एंड वाले मिरर्स जो काफ़ी लुक को एनहांस कर रहे हैं। हालांकि बहुत महंगे हैं ये, अगर आप आरी से लगवाओगे तो 6,500-7 हज़ार के पड़ रहे हैं आरी से। लेकिन ये आफ्टर मार्केट भी आते हैं, अमेज़ॉन से सस्ते वाले भी आते हैं। आपको जोन से अच्छे लगे वो, मेरे ख्याल से अमेज़ॉन पे आफ्टर मार्केट जो आते हैं वो ऐसे ही दिखने वाले हैं, डुप्लीकेट हैं। वो शायद मेरे ख्याल से 2,000 के अंडर में आ जाएंगे। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि सर्विस के बाद बाइक की माइलेज कितनी आ रही है सिटी के अंदर। अभी तो बाइक घर से चल के आई है, तो बाइक का इंजन जो है वो ऑलरेडी गर्म है, वार्म अप हो चुका है। लेकिन अगर आप दिन में जब पहली बार बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक को कोल्ड स्टार्ट कीजिए, यानी कि इंजन को थोड़ा टाइम दीजिए गर्म होने के लिए, कम से कम 2-3 मिनट। आज जो हम माइलेज का टेस्ट करेंगे वो इको मोड में करेंगे। और इको मोड लगाने के लिए बाइक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट परफॉर्मेंस मोड में ऑन होती है। तो इको मोड में लगाने के लिए यहाँ से आपको इसको बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ये वाला बटन। अब यहाँ पे इको मोड हो गया और ये चलती बाइक में नहीं हो सकता, ये सिर्फ बाइक जब न्यूट्रल में है तभी होगा। तो सबसे पहले पेट्रोल टॉपअप कराएंगे, यानी कि टैंक फुल कराएंगे। और टैंक फुल करा के फिर बाइक को मैं चलाऊँगा लगभग 50 किलोमीटर या जितना भी होगा। उसके बाद दोबारा से टैंक फिल कराएंगे और देखेंगे कि कितना फ्यूल यूज़ हुआ है उतने किलोमीटर पे, जिससे कि हमारी अप्रॉक्स माइलेज जो है वो आ जाएगी निकल के। सुबह के 9:40 हुए हैं और चिलचिलाती हुई धूप है, बहुत ही गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है। एक अच्छी माइलेज निकालने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि चेन आपकी है। जैसे मेरी बाइक 650 किलोमीटर चल चुकी है, तो लगभग 500-600 किलोमीटर में आपको चेन जो है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि चेन लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है, उसको टाइट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने करवाई है कल ही। दूसरा है चेन ल्यूब अच्छे से होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है टायर में जो रेकमेंडेड एयर प्रेशर है वो होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी बाइक की माइलेज जो है वो अच्छी निकल के आएगी। ऑब्वियसली ये मैं बात कर रहा हूँ जब आपकी बाइक में मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है, मेंटेनेंस सर्विस वगैरह सब कुछ अच्छे से हो रखी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में ये। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप, टैंक फुल कराएंगे और हवा भी चेक करेंगे। लो जी, हम पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप, टैंक फुल कराएंगे अभी। फुल करना है भाई, पावर नॉर्मल। और रोको रोको, ये तेल, ये पूरा टैंक जो है यहाँ तक आ चुका है। डिजाइन मस्त बनाता है। अच्छा, डिज़ाइन मस्त है, घरदार डिजाइन बनाया। 350 है क्या? 450। 450? हाँ जी। ओह, 哦 हो 。 चलो हवा के लिए लाइन लगी हुई है, इतना हम अपनी ट्रिप को रीसेट कर लेते हैं। 1 घंटा 50 मिनट। 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 1 घंटा 50 मिनट
652 किलोमीटर अभी बाइक चली है। रीसेट ट्रिप 1 कंफर्म, ट्रिप 2 को भी रीसेट ही कर देते हैं, क्या करना है इसका। ये देखिए ट्रिप 1 अभी 0 है, ट्रिप 2 भी 0 है। तो पीछे इसमें आएगी 36, आगे आएगी 32। चलो जी, हवा भर चुकी है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। आज हम माइलेज टेस्ट कर रहे हैं सिटी का, सिटी में कितनी माइलेज आ रही है, और सिर्फ इको मोड में। लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो हम परफॉर्मेंस मोड में बाइक चलाई थी। इसका जो परफॉर्मेंस मोड है वो काफ़ी एग्रेसिव है, और सिटी में अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मोड एक्टिव है, तो पीछे वाले को काफ़ी जर्क फील होगा, क्योंकि बाइक का जो थ्रॉटल है, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी क्रिस्प है। तो बाइक एकदम वाइल्ड रहती है, उसके अंदर पावर जो है वो बहुत फास्ट डिलीवर होती है। तो इसीलिए अगर आपके पीछे कोई पिलियन बैठा है तो वो जल्दी ही टायर्ड फील करेगा, जल्दी ही थक जाएगा, कमर में दर्द वगैरह, क्योंकि बार बार जो है ना वो जर्क आएगा ऐसे आगे और पीछे, आगे और पीछे। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं और पिलियन आपके साथ है, फिर तो इको मोड में ही करिए, उसके लिए भी कंफर्टेबल होगा और आपके लिए भी। तो इको मोड में ठीक है, बाइक आपकी एक कंट्रोल्ड वे में चलेगी। परफॉर्मेंस मोड में तो बाइक काफ़ी अग्रेसिव चलती है। मैं यूजुअली परफॉर्मेंस मोड में ही चलाता हूँ। अगर आपका हाथ जो है वो फर्म है काफ़ी, परफॉर्मेंस मोड में भी आप ट्रैफिक में बहुत ही प्यार से चला सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, इको मोड जो है वो आपके लिए इजी कर देता है, और इको मोड में फिर आपकी माइलेज भी अच्छी निकल के आएगी, क्योंकि थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है ना वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, बहुत आपको डराएगा नहीं। यहाँ से अगर आप इंजन किल स्विच को ऑफ़ करते हैं तो उससे आपका मोड जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाबी से इग्निशन ऑफ कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मोड है वो परफॉर्मेंस मोड में बाइक रहेगी, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सिटी में इसलिए चला रहा हूँ जानबूझ के इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे रोड पे ट्रैफिक है, सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं, ताकि माइलेज जो है वो रियल वर्ल्ड में टेस्ट हो, प्रैक्टिकल माइलेज निकल के आए। अगर आपको हाईवे की, प्योरली हाईवे की परफॉर्मेंस और हाईवे की माइलेज चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ़ और सिर्फ हाईवे पे कितनी माइलेज आ रही है उसके लिए। तो यहाँ पे बार बार रेड लाइट आएगी, क्योंकि सिटी में अगर आप राइड कर रहे हैं तो ऐसे ही कंडीशन होती है, इसलिए मैं ऐसी ही जगहों पे राइड कर रहा हूँ, ताकि रियल वर्ल्ड की माइलेज पता लग सके सिटी में, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसी ही होती है। बार बार आपको रुकना पड़ेगा, बार बार ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, बार बार रेड लाइट आएगी, बार बार इंजन ऑन होगा, ऑफ होगा। ओह, अभी तो सिर्फ 3.6 किलोमीटर हम चले हैं। सिटिंग पोजीशन इस बाइक की बहुत अच्छी है। फुट पेक्स जो है वो मिड सेट हैं, बहुत ही रेयर साइड नहीं है, कंफर्टेबल पोस्चर है। जिनकी हाइट 5.6 से लेके 5.8 है उनके लिए बाइक की काफ़ी कंफर्टेबल है। टॉल राइडर्स के लिए बाइक थोड़ी छोटी लग सकती है उनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉल राइडर अगर आप हैं, अगर आपकी हाइट 5'10", 5'11" भी है तो भी आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन हाँ, बाइक थोड़ी छोटी लगेगी आपके ऊपर, बस ये है। इको मोड में बाइक काफ़ी कंट्रोल चल रही है, काफ़ी अच्छी, आप ट्रैफिक में भी इजीली चला पाएंगे। अगर बाइक आराम से चलानी है बहुत ही डिसेंट तरीके से, फिर तो मैं कहूँगा कि इको मोड अच्छा है, बहुत ही इजी राइडिंग हो रही है इसमें इको मोड में। वहीं अगर परफॉर्मेंस मोड लगा देंगे तो बार बार जैसे ब्रेक्स लगानी पड़ रही है, बार बार सामने ही ट्रैफिक है कम स्पीड में, तो कम स्पीड में परफॉर्मेंस मोड में उतना कंफर्टेबल नहीं है। चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ईज़ किसमें काफ़ी इजी है, किसमें काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें जैसे काफ़ी रिलैक्स चल रहे हैं, अपनी पावर उतनी ही चाहिए, पावर की डिलीवरी उतनी ही हो रही है जैसे ट्रैफिक में जिस हिसाब से चाहिए। परफॉर्मेंस मोड में एक्चुअली हाई आरपीएम पे ही आपको मज़ा आएगा, अबव 3000 और 4000 आरपीएम। अब देखो बाइक छाँव में है तो ये ऑटो मोड में डिस्प्ले तो अपने आप इसका जो डिस्प्ले का थीम है वो डार्क हो गया है। मतलब आरी ने इंजन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर दी है, इंजन काफ़ी रिफाइंड हो गया है। हालांकि वाइब्रेशंस हैं इसमें, इस बाइक में ऐसा नहीं कि वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन वो ऐसी वाइब्रेशंस नहीं है जो आपको इरिटेट कर देंगी। और जैसे मैं होंडा से आया हूँ तो होंडा में वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है, तो शुरू में मुझे थोड़ी बहुत लगती थी, थोड़ी बहुत फील होती थी, लेकिन हाँ, आप 2-4 दिन चलाओगे तो यूज़ टू हो जाओगे। लेकिन फिर भी वाइब्रेशंस ऐसी नहीं है जो आपको इरिटेट करेंगी। अगर आपने ये बाइक बुक कर रखी है, आप कंसिडर कर रहे हैं इस बाइक को लेने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस बाइक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा। चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर बाइक में मेंटेनेंस, सर्विस, माइलेज या टूरिंग भी। जल्दी से एक छोटा सा टूर भी करेंगे कि बाइक हाईवे पे और टूर पे कैसे परफॉर्म कर रही है, पहाड़ों पे कैसी परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से। तो एक वीडियो उसकी भी बनेगी जल्दी, जैसे ही मौका मिलता है टूर पे जाने का। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियोज़ आती रहेंगी। ये बच गया थोड़ा सा बाइक वाला।
और कमेंट करके बताओ कि आपको इस बाइक के बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए। ये देखो अंडरपास में डिस्प्ले इसकी फिर से डार्क हो गई और ये धूप में आने के बाद ये हो जाएगी फिर से अभी ब्राइट। ये देखो ये वाइट हो गई और इसकी ब्राइटनेस जो है वो भी ऑटोमेटिक है। मतलब इसमें दो मोड हैं, एक तो डार्क मोड डार्क थीम और एक ऑटो। तो ऑटो में क्या है कि ऑटो में आपकी ब्राइटनेस भी जो ना वो ऑटो मोड पे रहेगी, उसमें आप मैनुअली ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जो डार्क थीम है उसके अंदर वो पूरा मैनुअल है, उसके अंदर आप डार्क थीम में ब्राइटनेस को कम ज़्यादा खुद से करना पड़ेगा आपको। अगर मैं आपको इस बाइक की सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ ना तो वो है इसकी हैंडलिंग बहुत प्यारी है इस बाइक की। काफ़ी वाइड हैंडल बार है और आपको बहुत ही कमांडिंग पोजीशन मिलती है। ईज़िली ट्रैफिक में आप इधर से उधर मनूवर कर सकते हो कम से कम स्पीड में, यानी कि अगर जहाँ बिल्कुल ही स्पीड 5 kmph की अगर स्पीड होती है उसमें भी आप बहुत ही ईजिली इसको हैंडल को कंट्रोल कर सकते हो। इंजन 452 सीसी का शेरपा इंजन है, जो हिमालयन में है वही सेम इसमें है। जो इनका अब तक का सबसे बेस्ट इंजन है इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो 650 सीसी बड़े इंजन भी है इनके पास, लेकिन मैं एक टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये इनका लेटेस्ट इंजन है और काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्क के साथ। आरी का पहला लिक्विड कूल इंजन है जो कि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। 40 bhp की आपको मैक्स पावर मिलती है और मैक्स टॉर्क मिलता है 40 न्यूटन मीटर। तो इंजन तो बहुत अच्छा है और बहुत पावरफुल इंजन है, बहुत अग्रेसिव है। तो थ्रोटल का रिस्पांस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो दिस गोरिल्ला डेफिनेटली इज़ अ वाइल्ड चाइल्ड, जैसे इसका नाम है ना गोरिल्ला। हालांकि गोरिल्ला नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन हाँ मुझे इसे जो गोरिल्ला एनिमल है वो कहना ज़्यादा मुझे पसंद है इसको, क्योंकि ये वाइल्ड है उसी की तरह। दिस बाइक इज़ वाइल्ड, दिस इंजन इज़ वाइल्ड। और टायर्स की अगर बात करें तो दोनों ही टायर फ्रंट का और रेयर का दोनों ही वाइडेस्ट हैं सेगमेंट में। किसी भी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बाइक में अभी तक इतने वाइड टायर नहीं आए हैं, फ्रंट में 120 सेक्शन और रेयर में 160 सेक्शन। तो किसी भी और इंडियन बाइक में ऐसे टायर नहीं है, सिर्फ इसमें है। और ये जो आपको सामने डिस्प्ले दिख रही है कलर TFT डिस्प्ले, ये भी काफ़ी अच्छी है इसकी, जो कि सेगमेंट में और किसी बाइक में फ़िलहाल इतनी बड़ी TFT डिस्प्ले नहीं आ रही है इस प्राइस रेंज में और इस सेगमेंट में। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो काफ़ी बेस्ट हैं इस बाइक की, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी सिर्फ जो बेस्ट चीज़ें हैं इस बाइक की, जो सिर्फ इस बाइक में है। जो लोग इस बाइक को कंसिडर कर रहे हैं उनके दिमाग में ट्रायम्फ की स्पीड 400 भी होगी और स्क्रैम्बलर 400X। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो इंजन इसका 452 सीसी का है, उनका 400 सीसी का है। पावर फिगर्स जो भी हों उसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मतलब बेनिफिट आपको ज़रूर मिलता है, बिकॉज देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है फ़िलहाल यहाँ पे गुड़गांव वाले रूट पे, द्वारका टू गुड़गांव। और कितनी धूप है, गर्मी है, ट्रैफिक में सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ मैं, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत धूप है और बहुत ट्रैफिक है। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मुझे जो इस बाइक की बेस्ट चीज़ें लगती हैं, जो हाइलाइट्स है मेरे हिसाब से, वो है कि इसका सबसे पहले 452 सीसी का जो इंजन है इसका लिक्विड कूल्ड शेरपा इंजन, वो। सेकंड इसकी TFT डिस्प्ले जो कि बहुत अच्छी है। और थर्ड जो टायर्स हैं, रेयर टायर 160 सेक्शन का और फ्रंट जो है वो 120 सेक्शन का। तो ये जो है कुछ हाइलाइट्स हैं इस बाइक के, जो इस बाइक को दूसरी बाइक से अलग बनाते हैं। बाकी ऑब्वियसली नाम जो है वो नाम काफ़ी अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका, गोरिल्ला। और लुक्स यार, लुक्स सब्जेक्टिव है, किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ। तो मेरे हिसाब से यार लुक्स भी इस बाइक के काफ़ी अच्छे हैं। ये बाइक आपको वैसे देखने में छोटी लगेगी, हाइट में थोड़ी सी नीची है तो हाइट में छोटी है। अदरवाइज़ अगर आप इसकी अपीयरेंस देखेंगे तो इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी रोड प्रेजेंस है, मतलब बड़ी है इसकी बाइक। वैसे लेंथ बाइक की ज़्यादा है। अगर विड्थ देखेंगे तो ये टैंक वैसे छोटा है 11 लीटर का, लेकिन काफ़ी देखो वाइड है ये टैंक अगर आप देखोगे तो। और हैंडल बार आप देख ही लो कितना वाइड है। तो हाइट में सिर्फ छोटी लग सकती है, सीट हाइट क्योंकि इस बाइक की कम है। उसके अलावा ये बाइक बड़ी लगती है। स्पीड 400, जो स्पीड 400 है उससे तो काफ़ी बड़ी लगती है। दोनों को आप साइड बाय साइड खड़ी करोगे तो वो एक कॉम्पैक्ट छोटी बाइक लगती है, ये उससे बड़ी लगती है देखने में। अपीयरेंस इसकी बड़ी है। आरे अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन इस तरीके से करती है कि हाँ उसमें फील पूरी आए। कितना चले हैं अभी हम ट्रिप 1 के हिसाब से? उप्स, सिर्फ 14 किलोमीटर चले हैं। तो यार आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि स्पीड 400 कैसी है, ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X कैसी है।
यार देखो, बाइक्स जो हैं वो सारी अच्छी हैं, हर बाइक में प्लस एंड माइनस है। डिपेंड करता है कि कौन से प्लस जो हैं उस बाइक के वो आपको अच्छे लगते हैं और कौन से माइनस पॉइंट्स जो हैं जिसके साथ आप रह सकते हैं। ऐसी कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने क्यों ट्रायम्फ की 400 स्क्रैम्बलर 400 नहीं ली, क्योंकि मेरे ग्रुप में ऑलरेडी 2 बाइक्स हैं स्क्रैम्बलर 400। उन 2 भाइयों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा स्क्रैम्बलर 400X के साथ। बाइक में रस्टिंग के काफ़ी इश्यूज़ हैं, डिस्क प्लेट जो है वो रस्ट हो चुकी है और कंपनी वारंटी में भी उसको नहीं कंसिडर कर रही है, बोल रही है कि आपका ही फॉल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। बाइक खड़ी भी नहीं थी, बाइक रेगुलर चल रही थी। मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है तो मैं बाइक से कहीं ऑफिस वगैरह नहीं जाता हूँ, सिर्फ राइडिंग के लिए निकालता हूँ। तो मेरी बाइक 3-4 दिन खड़ी रहती है और उसके बाद 3-4 दिन में एक बार चलती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी इसके अंदर रस्ट आ जाएगा। थोड़ी बहुत रस्टिंग जैसे ऊपर अपर सरफेस पे रस्टिंग जैसा डस्ट जो होती है वैसा रस्टिंग जैसा आपको लगेगा, वो नॉर्मल है, वो इसमें भी दिख रहा था मुझे। लेकिन वो अगर आप बाइक चलाओगे तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। स्क्रैम्बलर 400X में या फिर ट्रायम्फ की 400 जो है स्पीड 400, उसमें रस्टिंग प्रॉपर रस्टिंग आ रही है। जो नट बोल्ट्स हैं पूरी बाइक में जितने भी नट बोल्ट्स हैं सब में काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं वो भी हैं यूट्यूब पे। हाँ, पावर उसकी जो इंजन की पावर है वो काफ़ी स्मूथ है। और ऐसा नहीं है सबको इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ लोगों को आ रहे हैं, कुछ लोग उस बाइक से बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। लेकिन मेरा मेनली यही कारण था कि जब यार मेरे दोस्तों में ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो मैं क्यों उस बाइक को लूँ। मेरा वैसे ही मन नहीं करेगा, आप मुझे कितना ही बता दो कि बाइक अच्छी है कुछ भी है, जब ऑलरेडी आपके ग्रुप में अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। और दूसरा यार, ट्रायम्फ को आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, उसकी डिस्प्ले वगैरह जो है वो ओल्ड स्टाइल है, इसकी नई है और डिज़ाइन नया है, सब कुछ नया है। तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि ये नई भी है बाइक। ऐसा नहीं है कि मेरी फेवरेट आ रही है या फिर ऐसा कुछ है। अगर आप लुक्स की बात करेंगे तो साइड बाय साइड अगर आप ट्रायम्फ की स्पीड 400 या स्क्रैम्बलर को, दोनों में से जो भी बाइक है, दोनों ही बाइक्स हैं, अगर आप इसके साइड बाय साइड खड़ी करेंगे तो डेफिनेटली जो है फिट एंड फिनिश के हिसाब से आपको ट्रायम्फ में देखने में अच्छी लगेगी। बहुत ही नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस तरह के रस्टिंग जैसे इश्यूज़ जो आ रहे हैं, छोटी मोटी इस तरह की प्रॉब्लम जो आ रही हैं, तो वो जितनी फिट एंड फिनिश उसकी अच्छी दिख रही है उतनी प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि अगर रस्टिंग वाला इश्यूज़ या छोटे मोटे इश्यूज़ जो आ रहे हैं ट्रायम्फ में, अगर वो ना हो तो बाइक वो भी अच्छी है। बट मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा और जिन लोगों के पास है उनसे पूछ लो कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसा मैंने बताया कि हर बाइक के प्लस और माइनस हैं, तो कौन कौन से प्लस आपके लिए ज़रूरी हैं और कौन कौन से माइनस ऐसे हैं जो ज़्यादा मैटर नहीं करते। ट्रिप ए के हिसाब से हम चल चुके हैं 39 किलोमीटर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाइब्रेशन इसमें आपको कहाँ कहाँ फ़ील होती है। वाइब्रेशंस हैंडल में सबसे पहले फ़ील होती है, क्योंकि ये जो है ना, इसकी अगर इसमें कुशनिंग अगर हो, यहाँ पे अगर आप कुशनिंग के लिए जो क्या बोलते हैं ग्रिप्स आती हैं, हैंडल ग्रिप्स, वो लगा लें तो उसके बाद कम फील होंगी। और सीट पे है, लेकिन सीट पे उतनी नहीं, क्योंकि सीट पे कुशन है तो सीट पे उतनी ज़्यादा फील नहीं होती। तो जो राइडर के फुट पैक्स हैं उसमें तो रबड़ है, तो उनसे उसकी वजह से वाइब्रेशन राइडर के लिए फुट पैक पे फील नहीं होती। लेकिन जो पिलियन वाले फुट रेस्ट हैं या फुट पैक्स हैं वो प्योरली मेटल हैं, उसके ऊपर कोई कुशनिंग के लिए रबड़ नहीं है। तो हाँ, जो पीछे जो बैठेगा, जो पिलियन है, उसको वाइब्रेशन फील होती है। तो मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो डैश वेरिएंट है, इसका जो बेस वेरिएंट है, उसके अंदर ये TFT डिस्प्ले नहीं आती, उसमें एनालॉग आता है। तो जिन लोगों को TFT डिस्प्ले से इतना ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको सिर्फ इंजन चाहिए, रॉ पावर चाहिए, जिनको सिर्फ इंजन से मतलब है, बाइक से मतलब है, TFT डिस्प्ले या फिर ये सारे फैंसी फीचर्स उनके किसी काम के नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो वेरिएंट अच्छा है, बेस वेरिएंट। क्योंकि बाइक तो आपको सेम मिल रही है और वो कलर भी अच्छा है बेस वेरिएंट वाला। तो आई थिंक कंपनी ने वो मॉडल निकाला ही इसलिए है कि बेस वेरिएंट में इसलिए रखा है बिना TFT की। जिनको इस फैंसी TFT डिस्प्ले की नीड नहीं है तो उनको अपने पैसे मेरे ख्याल से 20,000 का डिफरेंस है, तो उनको 20,000 अपने वेस्ट ना करने पड़े। तो मुझे तो TFT डिस्प्ले चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि YouTube में यहाँ पे देखने के लिए अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छी लगती है। तो इसलिए जिनको TFT डिस्प्ले चाहिए तो वो मिड वेरिएंट ले लो या टॉप वाला ले लो। और जिनको TFT डिस्प्ले से इतना मतलब नहीं है और वो पहले वाला जो एनालॉग वाला जो मीटर है, जो हंटर में या फिर मेटियोर में या बाकी बाइक्स में आ रहा है, सुपर मेटियोर वगैरह में, आप वो ले लो। 20,000 पे बचाओ अपने, क्योंकि बाइक तो ओवरऑल सेम है।
फिर से आ गई रेड लाइट, हम लेते हैं यहाँ से लेफ़्ट। तो आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर्विस के बाद बाइक में क्या कोई फ़र्क आया है। तो फ़र्क हाँ डेफिनेटली है, सर्विस के बाद फ़र्क। बाइक थोड़ी सी स्मूथ है, जो गियर शिफ्टिंग जो पहले जिस गियर पे बाइक डक 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 करती थी अब इजीली निकल जाती है। तो या बाइक स्मूथ है। वाइब्रेशंस में हाँ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया है। और यार वाइब्रेशंस कैसी है, वाइब्रेशंस काफ़ी कम है। वाइब्रेशंस का मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ? वाइब्रेशंस का मैं आपको ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ कि वाइब्रेशंस हैं इस बाइक में कम है, लेकिन वाइब्रेशंस का भी ना हर बंदे के हिसाब से अलग अलग है। जिन लोगों ने जापानीज़ बाइक्स चलाई हैं, रिफाइंड इंजन चलाए हैं, जैसे कि होंडा, यामा, ये सारी बाइक चलाई हैं, तो उनको चलाने के बाद अगर आप इसको चलाओगे तो आपको वाइब्रेशन थोड़ी फील होगी। लेकिन आपने जो बाकी बाइक्स जिन्होंने पहले वाली रॉयल एनफील्ड चलाई हैं, जिसने बजाज की बाइक चलाई है, और भी जो इंडियन मार्केट में जो भी बाइक्स अवेलेबल हैं वो चलाई हैं, उनके हिसाब से अगर आप इस पे उसके बाद अगर आप इसको चलाओगे तो फिर आपको वाइब्रेशन फील नहीं होंगी। जैसे मेरा एक दोस्त है जिसके पास बुलेट है पहले वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो मैंने उसको दी तो वो बोल रहा है भाई 0 वाइब्रेशन है। और मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो हाँ वाइब्रेशंस हैं, लेकिन वाइब्रेशंस ऐसा कोई बिग इशू नहीं है इस बाइक में, क्योंकि मैंने भी सिर्फ और सिर्फ जापानीज़ बाइक्स ही चलाई है। तो मैं यूज़ टू था होंडा और यामा के रिफाइनमेंट का, तो उसके बाद इसमें वाइब्रेशंस हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं परेशान हो जाऊं, तो इसीलिए मैंने टेस्ट राइड के टाइम पे ये सब अच्छे से चेक किया था। तो इतनी नहीं है कि मैं बाइक को कैंसिल कर देता। पावर भी तो मिल रही है ना, फिर इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वाइब्रेशंस को आप इग्नोर कर सकते हो, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि एट द एंड वो आपको इरिटेट नहीं कर रही है। राइडिंग का एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली बेटर हो सकती थी। तो मैं यही कहूँगा जो इस बाइक को कंसिडर कर रहे हैं और उनका अगर मेरी तरह वाइब्रेशन वाला फैक्टर उनके लिए मेजर फैक्टर था, तो मैं कहूँगा कि चला के देखो कि वाइब्रेशन कितनी है और आपको वो इम्पैक्ट कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप बाइक को चलाओगे, जब भी टेस्ट राइड लोगे, जो लोग लेने के लिए सोच रहे हो, तो परफॉर्मेंस मोड में अबव 3000 RPM अगर आप हाईवे पे जब चलाओगे ना, जो बाइक का जो एकदम पुल मिलेगा आपको, पावर का सर्ज जो आएगा, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको बाइक पसंद नहीं आएगी। आपको बाइक बिल्कुल पसंद आएगी पावर की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से। बाइक चल चुकी है 43.9 किलोमीटर ट्रिप 1 के हिसाब से, ओडोमीटर में हो गए हैं 696। चलो सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन इसके थोड़े से स्टिफ हैं, लेकिन वो एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि वो आपको रोड पे जब हाई परफॉर्मेंस मतलब हाईवे पे वो आपको कॉन्फिडेंस और कॉर्नरिंग के टाइम पे कॉन्फिडेंस देंगे वो। लेकिन स्टिफ सस्पेंशन जो है इसके, वो उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो कॉर्नरिंग के टाइम पे और हाईवे पे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे। और स्टिफ का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रोड पे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रोड जो है जहाँ पे ख़राब रोड आ जाते हैं, जहाँ पे रोड़ी वगैरह होती है, ठीक है, रफ़ पैचेस आते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं कराएंगे। मतलब वहाँ पे आपको ठीक लगेंगे। टायर छोटे हैं तो जहाँ पे थोड़े गड्ढे आ जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। अदरवाइज़ जहाँ पे रोड ख़राब है हमारे, तो आपको पता ही है हमारे यहाँ तो इंडिया में जो भी रोड अच्छा है वो थोड़ी देर बाद वहाँ पे रफ़ पैच आना ही आना है। तो उस केस में वहाँ पे ये बड़ी आसानी से जो सस्पेंशन है, जो टेलीस्कोपिक इसके फोक्स हैं, वहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होगा। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, वहाँ पे आपको झटके नहीं लगेंगे। अब जैसे हाँ ये बता रहा था मैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको रफ़ पैचेस हो गए, ये इस टाइप के, ऐसे में आप आराम से निकल सकते हो बिना ब्रेक का इस्तेमाल किए। आप मतलब तेज़ स्पीड में भी निकल सकते हो। ये देखो ये इस टाइप के, ऐसों में कोई आपको फटका फील नहीं, प्रॉब्लम फील नहीं होती। वहीं स्पीड 400 जो है उसके अंदर स्टिफ सस्पेंशन है, उसके अंदर यूएसडी फोक है, तो वो काफ़ी स्टिफ है। वो इन छोटे छोटे जो रफ़ पैचेस है इसमें भी आपको वो ज़्यादा फील होंगे। और फिर इस बाइक की सस्पेंशन अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो गए तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो बाइक का जो कैरेक्टर है उस पर सूट नहीं करेंगे। आपको हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, कॉर्नरिंग में कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। तो इसीलिए सस्पेंशन मैं बोलूँगा कि सस्पेंशन अच्छे हैं, सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 11 बज गए हैं और किलोमीटर अपने हो गए हैं 46। पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवा लेते हैं अब। वो जी वापस हम आ गए हैं उसी पेट्रोल पंप पे जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था। फिर से डलवाते हैं पेट्रोल।
और फिर करते हैं माइलेज का कैलकुलेशन। इसमें फुल कर दो आप, फुल ही है वैसे तो। खाली होने दो। छोड़ो एक बार, छोड़ो छोड़ दो। हाँ बस ठीक है, अंदर नहीं जा रहा ना, अब ठीक है। इस पे हटा लो हटा लो। चेक करो। देखो पहले भी लगभग इतना, पहले भी ऑलमोस्ट इतना ही था। चलो यहाँ साइड में छाँव में लगा के चेक करते हैं। तो बाइक चली है 47 किलोमीटर और पेट्रोल आया है 2.05। तो 23 की माइलेज निकली है। तो 23 की माइलेज आपने देखी, 23 की माइलेज निकली है सिटी ट्रैफिक में, जिसमें कि ट्रैफिक में बार बार बाइक बंद हो रही है, बार बार स्टार्ट हो रही है, ब्रेक्स लग रहे हैं, रेड लाइट्स हैं, बहुत सारी रेड लाइट्स हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी वैल्यू मिली है तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या आपके थॉट्स हैं और किस किस तरह की वीडियोस आपको इस बाइक के बारे में देखनी है, उसके बारे में आप कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइट से टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।